सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। इसकी 2 क्लासें पहले हो चुकी हैं, ये तीसरी क्लास है। आइए शुरू करते हैं। हमारे पास आज का जो पहला प्रश्न है वह क्या है। दंड विधि का यह सुस्थापित नियम है कि एक व्यक्ति का उसी अपराध के लिए दोबारा जोखिम में नहीं डाला जा सकता। इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्या इस नियम के कोई अपवाद है? तो जो दंड विधि जो है फिलहाल क्या है, बीएनएस भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, तो इसका नियम है, सुस्थापित नियम है। क्या नियम है कि जो एक व्यक्ति का उसी अपराध के लिए दोबारा जोखिम में नहीं डाला जा सकता। ठीक है, यानी कि एक अपराध है, उसको दोबारा के लिए दोबारा उसी व्यक्ति को सजा नहीं दी जाती एक अपराध के लिए। ठीक है, इस कथन की आलोचना कीजिए। ठीक है, यानी कि इसकी बुराई कीजिए। क्या इस नियम के कोई अपवाद है? आइए हम देखते हैं। कानून का यह नियम, जिसे हम दोहरा दंड कहते हैं, इसका सीधा सा मतलब है एक गलती की 2 बार सजा नहीं होती भाई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक गलती अगर की है, एक अपराध किया, तो उसको एक बार ही सजा मिलेगी, दोबारा उस अपराध की सजा नहीं मिलेगी। एक अपराध की एक ही सजा भाई। ठीक है भैया, ये देखते हैं यह नियम क्या हुई। कल्पना कीजिए किसी व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगा है। ठीक है भाई, चोरी का आरोप लगा, कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और उसे सजा सुना दी भाई, सजा सुना दी, या उसे बेकसूर मानकर छोड़ दिया भाई। ठीक है भाई, अब पुलिस या सरकार उसी चोरी के मामले को लेके उस व्यक्ति को दोबारा केस नहीं चला सकती भाई। ठीक है, क्योंकि उसको एक बार सजा मिल चुकी है भाई। ठीक है, यह नियम इसलिए बनाया गया ताकि प्रशासन किसी व्यक्ति को बार बार परेशान न करे भाई। ठीक है, जिसका मतलब है कि किसी को भी एक ही कारण के लिए 2 बार तंग नहीं किया जाता भाई। ठीक है, भारतीय कानून में 2 बड़े आधार हैं भाई इसके। एक तो है संविधान। संविधान का आर्टिकल है 20 का उप आर्टिकल है 2। ठीक है, यह हमारा मौलिक अधिकार है कि हमें एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा न तो सजा मिलेगी और न ही दोबारा केस यानी कि अभियोजन चलेगा भाई। तो यह संविधान बोलता है कि हमको एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। फिर एक धारा और है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 337। ठीक है, ये क्या बोलती है भाई, पहले ये 300 में थी, सीआरपीसी में। ठीक है, अब 337 धारा भी यही कहती है कि अगर एक बार कोर्ट ने फैसला यानी कि दोषी या निर्दोष सुना दिया तो फिर से ट्रायल नहीं होगा भाई। ठीक है, तो एक तो 337 हमारा बचाव करती है और एक संविधान का आर्टिकल 20 का उप आर्टिकल 2। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद हैं भाई। जब दोबारा केस चल सकता है, तो क्या किस मामले में दोबारा केस चल सकता है? हालांकि यह नियम बहुत मजबूत है, लेकिन कुछ खास स्थितियों में व्यक्ति पर दोबारा केस चलाया जा सकता है। कौन कौन सी है वो अपवाद? अलग तरह का अपराध भाई। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने एक ही घटना में 2 अलग अलग अपराध किए हैं, उदाहरण मान लीजिए किसी ने मारपीट की, पहले उस पर मारपीट का केस चला भाई, लेकिन बाद में पता चला कि उस मारपीट की वजह से पीड़ित की मृत्यु हो गई, तो अब उस पर हत्या का केस चल सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये अपवाद है इसकी। फिर है सक्षम न्यायालय न होना। ठीक है, अगर किसी ट्रायल ऐसे कोर्ट में हुआ था जिसके पास उस केस को सुनने का कानूनी अधिकार ही नहीं था, तो वह ट्रायल बेकार माना जाएगा और सही कोर्ट में दोबारा केस चल सकता है। यह अपवाद है भाई इसका। फिर है विभागीय जांच। अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपराध करता है तो कोर्ट की सजा अलग है भाई,
और उसके विभाग द्वारा की गई कार्रवाई जैसे नौकरी से निकालना अलग है। विभाग की कार्रवाई को दोहरा दंड नहीं माना जाता भाई। ठीक है भाई, ये भी एक अपवाद है। फिर है अधूरी प्रक्रिया। अगर कोर्ट ने मामले की पूरी सुनवाई किए बिना ही तकनीकी कारणों से आरोपी को सिर्फ डिस्चार्ज यानी कि छोड़ दिया, ठीक है, तो सबूत जुटाकर उस पर दोबारा केस चलाया जा सकता है। दोष मुक्त होने के बाद ही यह नियम लागू होता है। ठीक है, यानी वो तकनीकी कारण थे जिससे आरोपी जो है वो डिस्चार्ज हो गया, तो सबूत अगर दोबारा मिल जाए उसके खिलाफ तो दोबारा से क्या कर सकता है, वो केस चलाया जा सकता है। अपील या रिवीजन। अगर निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है तो उसे दोबारा केस नहीं बल्कि पुराने केस की निरंतरता माना जाता है। ठीक है, तो अपील की है उसी केस के ऊपर, तो ये नया केस नहीं होगा, ये क्या है, पुराने केस की सुनवाई मानी जाती, पुराना केस नियंत्रण है। यह नियम आम नागरिकों की सुरक्षा की ढाल है। बस इतना याद रखिए कि यह तभी लागू होता है जब कोर्ट ने सक्षम होकर अपना अंतिम फैसला सुनाया हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अपराधों के शमन से आप क्या समझते हैं। एक तो होता है ये वाला समन, ठीक है, और एक है ये वाला समन। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं कौन से अपराध समन योग्य हैं, समन का क्या प्रभाव है। भाई अपराधों का समन, भाई ये बात आती है अपराधों का समन। सुनने में भारी लगता है लेकिन इसका सीधा मतलब है समझौता या राजीनामा। ठीक है, तो अपराधों का समन का मतलब है समझौता करना या राजीनामा करना भाई। ठीक है, अपराधों का समन क्या है, साधारण शब्दों में जब पीड़ित व्यक्ति जिसके साथ गलत हुआ है भाई और आरोपी व्यक्ति जिसने अपराध किया है आपस में बैठकर सुलह कर लेते हैं और कानूनी कार्रवाई को खत्म करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं भाई, समन कहते हैं भाई। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि छोटे मोटे झगड़ों में दुश्मनी पालने के बजाय समाज में शांति और आपसी रिश्ते बने रहे। ठीक है, कौन से अपराध समन योग्य है भैया। कानून में हर अपराध में समझौता नहीं हो सकता भाई। हत्या डकैती जैसे बड़े मामलों में आप राजीनामा नहीं कर सकते। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 359 में इन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है। किसको, एक तो समन योग्य मामले अपराध और एक असमन योग्य अपराध। ठीक है, 359 में बांटे हुए हैं। बिना कोर्ट की अनुमति के ये कम गंभीर अपराध होते हैं। इसमें पक्षकार खुद ही आपस में समझौता कर सकते हैं, जैसे किसी को थप्पड़ मारना, साधारण चोट, मानहानि करना भाई, या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। ठीक है, तो इनमें समझौता हो जाता है कोर्ट की अनुमति से। तो इसमें तो क्या है, कोर्ट की बिना अनुमति से क्या है, फैसला हो जाता है। अब वो वे मामले हैं जिनको कोर्ट की अनुमति से समझौता किया जाता है। ये थोड़े गंभीर अपराध होते हैं, इसमें राजीनामा करने से पहले जज साहब से इजाजत लेनी पड़ती है। जज साहब यह देखता है कि क्या समझौता वाकई स्वेच्छा से हो रहा है या किसी के दबाव में। ठीक है भाई, समझौता कौन कर सकता है, पीड़ित व्यक्ति जिसके पास जिसके साथ अपराध हुआ है वही समझौता कर सकता है। इसमें नाबालिग या मानसिक रूप से अस्वस्थ, या तो नाबालिग हो कोई या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, तो क्या वो समझौता कर सकता है। अगर पीड़ित बच्चा है या मानसिक रूप से ठीक नहीं है तो उसकी तरफ से उसका कानूनी गार्जियन कोर्ट की अनुमति से समझौता कर सकता है, यानी उसके माता पिता या उसका विधिक संरक्षक। ठीक है, मृत्यु होने पर, अगर पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसका कानूनी वारिस राजीनामा कर सकता है। ठीक है, यानी कि जो कानूनी वारिस जो है, अगर व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसका कानूनी वारिस क्या कर सकता है भाई, राजीनामा कर सकता है। आगे बात करते हैं, समन समझौते का प्रभाव क्या होता है। सबसे जरूरी बात है, कानून की भाषा में इसका सबसे बड़ा असर यह है कि अभियुक्त की दोष मुक्ति हो जाती है। ठीक है, जो अभियुक्त है, जो अपराधी हो, क्या होता है, छूट जाता है। इसका मतलब यह है कि आरोपी पर
से सारे आरोप हट जाते हैं, उसे बाइज्जत बरी मान लिया जाता है। भविष्य में उसे उस अपराध के लिए दोबारा सजा नहीं दी जा सकती। उसका रिकॉर्ड साफ रहता है जैसे उसे कभी सजा ही नहीं हुई हो। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए ए ने बी को एक थप्पड़ मारा, बी ने केस कर दिया भाई। अब बाद में दोनों के बीच बड़े बुजुर्गों ने बैठकर बात की और बी ने ए को माफ कर दिया। वे दोनों कोर्ट गए और राजीनामा दे दिया। ठीक है, जैसे ही जज साहब ने इसे स्वीकार किया, ए को क्या होगा भाई, ए क्या होगा, दोष मुक्त मान लिया जाएगा और केस वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, सम्मन यानी कि राजीनामा केस का अंत और आरोपी की क्या है, दोष मुक्ति से संबंधित है। आगे चर्चा करते हैं। आगे है अभियोजन को कब और कौन वापस ले सकता है। ठीक है, ये भी जबरदस्त बात है। अभियोजन जो है उसको कौन वापस ले सकता है। अभियोजन वापस लेना सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, लेकिन इसे आप सरल भाषा में सरकारी केस को बीच में ही वापस खींच लेना कह सकते हैं। यानी कि केस को वापस कैसे लिया जाता है। ठीक है, और कौन ले सकता है और कब ले सकता है, तो सरकारी केस को बीच में ही वापस खींच लेना कह सकते हैं। कौन वापस ले सकता है, हु माने कौन। केस को वापस लेने की पावर केवल लोक अभियोजक, ठीक है, यानी कि जो पब्लिक जो अधिवक्ता जो होता है, पब्लिक जो अभियोजक जो होता है, लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के पास होती है, किसको, केस वापस लेने की पावर। ठीक है, चूंकि आपराधिक मामलों में सरकार वादी यानी कि पक्षकार होता है। ठीक है, वादी क्या है, पक्षकार है, इसलिए सरकारी वकील ही इसे वापस लेने की अर्जी दे सकता है कि हम केस नहीं लड़ना चाह रहे, हम अपनी केस वापस ले रहे हैं। ठीक है, कब वापस लिया जा सकता है, केस को फैसला सुनाए जाने से पहले किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कोर्ट की अनुमति मिलनी अनिवार्य। कोर्ट की अनुमति के बिना वापस नहीं होगा भाई। सरकारी वकील अपनी मर्जी से केस खत्म नहीं कर सकता, उसे जज साहब को ठोस कारण बताना पड़ता है। ठीक है, बात नंबर 3, वापस लेने का असर क्या होगा। यह 2 स्थितियां बनती हैं जो बहुत जरूरी है। आरोप तय होने से पहले, अगर आरोप तय नहीं हुई उससे पहले ले लिया। अगर केस अभी शुरुआती दौर में है और आरोप तय नहीं हुए तो आरोपी को उन्मोचन यानी कि डिस्चार्ज छोड़ने कर दिया जाएगा, यानी कि आरोपी को छोड़ दिया जाएगा, यानी उसे फिलहाल छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आरोप तय नहीं हुए उससे पहले अगर केस वापस ले लिया। आरोप तय होने के बाद अगर केस काफी आगे बढ़ चुका है और आरोप तय हो चुके हैं तो केस वापस लेने पर आरोपी को दोष मुक्ति हो जाती है, यानी वह पूरी तरह से बरी हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दोनों में क्या होगा, आरोपी छूट जाएगा, उन्मोचन हो जाए, उसे छोड़ दिया जाएगा, यानी उसे फिलहाल छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर केस मुक्त अगर केस आगे बढ़ गया, सजा हो गई तो दोष मुक्त हो गया। ठीक है, क्योंकि सजा तो सुना दी, दोषी तो हो ही गया वो, तो दोष मुक्त हो गया वो। आगे बात करते हैं, बरी हो जाएगा। अगला, कोर्ट किन बातों का ध्यान रखता है। जज साहब आंख बंद करके अनुमति नहीं देती, वे देखते हैं कि क्या सरकारी वकील यह सद्भाव से कर रहा है, कहीं सरकार अपने किसी खास बंदे को बचाने के लिए शक्ति का दुरुपयोग तो नहीं कर रही, क्या केस वापस लेना जनहित में है। जैसे कभी कभी दंगों के बाद शांति बनाए रखने के लिए सरकार केस वापस ले लेती है। एक छोटा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी आंदोलन के दौरान कुछ लोगों पर केस हुआ, बाद में सरकार को लगा कि शांति बनाए रखने के लिए केस खत्म करना बेहतर है, तब सरकारी वकील कोर्ट में धारा 360 BNSS के तहत अर्जी देगा। अगर जज साहब सहमत हुए तो केस वापस ले लिया जाएगा और आरोपी आजाद हो जाएंगे। ठीक है, कौन, यानी कि सरकारी वकील करेगा। कब, फैसला आने से पहले कभी भी, शर्त कोर्ट से इजाजत। असर क्या होगा इसमें, डिस्चार्ज या
फिर दोष मुक्ति होगी। आगे बात करते हैं। अब हमारे पास प्रश्न आता है जबरदस्त कि निर्णय क्या है भाई, फैसला क्या है, जजमेंट क्या है। निर्णय क्या है, इसको अंतर वस्तुओं पर प्रकाश डाले, इसकी जो अंतर वस्तुएं हैं उस पर प्रकाश डालें। निर्णय की क्या किए निर्णय में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है, क्या निर्णय में परिवर्तन किया जा सकता है। निर्णय को एकदम सरल भाषा में ऐसे समझो कि यह पूरे केस का रिजल्ट है। जैसे परीक्षा के बाद मार्कशीट आती है, वैसे ही कोर्ट की सुनवाई के बाद जज साहब का फैसला आता है। इसे क्या बोलते हैं, निर्णय बोलते हैं। अब निर्णय क्या है, जब कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो जाती है, गवाहों के बयान हो जाते हैं, तब जज साहब जो अंतिम फैसला सुनाते हैं कि आरोपी दोषी है या बेगुनाह है, उसे ही क्या कहते हैं, निर्णय कहते हैं। निर्णय सुनाने का तरीका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 392 में निर्णय सुनाते समय कुछ बातें जरूरी है। पहला है खुला न्यायालय होना चाहिए। फैसला बंद कमरे में नहीं, सबके सामने खुले कोर्ट में सुनाया जाएगा। भाषा, फैसला उस भाषा में समझाया जाएगा जिसे आरोपी या उसका वकील समझ सके भाई। हस्ताक्षर, जज साहब फैसले के हर पेज पर साइन करेंगे। फ्री कॉपी, आरोपी को फैसले की एक कॉपी मुफ्त दी जाएगी भाई, ठीक है, ये फैसला। निर्णय के अंदर क्या होता है, ये बात करती है धारा 393। एक अच्छे फैसले में जज साहब को ये बातें लिखनी होती हैं, क्या मुख्य सवाल, विवाद क्या था, फैसला, उस विवाद पर जज का क्या निर्णय है, कारण जज साहब उस फैसले तक कैसे पहुंचे, उन्होंने किस गवाह या सबूत पर भरोसा किया भाई। सजा या रिहाई, अगर दोषी है तो कौन सी धारा में कितनी सजा मिलेगी, अगर बेगुनाह है तो उसे रिहा करने का आदेश भाई। नोट क्या है, अगर मौत की सजा दी जाती है तो जज को लिखना पड़ता है जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक गले से लटकाया जाएगा, ठीक है, फंदे से लटकाया जाएगा, ठीक है। क्या निर्णय बदला जा सकता है, धारा 403 बोलती है भाई निर्णय बदला जा सकता है। यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। कानून का नियम है कि एक बार जज ने फैसले पर साइन कर दिए तो वह उसे बदल नहीं सकता भाई, ठीक है। लेकिन इसके दो छोटे अपवाद हैं जहां सुधार किया जाता है, ठीक है। तो वैसे तो सामान्य तौर पे निर्णय नहीं बदला जाता अगर एक बार जज साहब ने फैसला कर दिया तो, लेकिन दो अपवाद हैं छोटे। एक तो है लिपि की ये भूल भाई, जैसे टाइपिंग में कोई गलती हो गई हो, नाम की स्पेलिंग गलत हो गई हो, ठीक है। नंबर दो क्या है, गणितीय भूल, जैसे हिसाब लगाने में गलती हो गई हो, सजा 2 साल की देनी थी, गलती से 20 साल लिख दिया गया, या जुर्माना जोड़ने में गलती हो गई हो, तो निर्णय बदला जाता है। इन दोनों गलतियों के अलावा जज साहब अपने ही फैसले को दोबारा सुनकर बदल नहीं सकते। अगर फैसला बदलवाना है तो ऊपरी अदालत, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील ही एकमात्र रास्ता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है भरण पोषण से संबंधित। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2023 के अंतर्गत भरण पोषण के हकदार व्यक्ति कौन है, उनके बारे में चर्चा की गई कि भरण पोषण से संबंधित हकदार व्यक्ति कौन है, ठीक है। भरण पोषण का मतलब होता है गुजारे के लिए रोटी, कपड़ा और मकान का इंतजाम। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS की धारा 144 जो CRPC में 125 थी के तहत ये नियम बनाया गया ताकि समाज में कोई भी बेसहारा न हो। कौन कौन पैसे या भरण पोषण मांगने के हकदार हैं, भरण पोषण के हकदार कौन है। कानून के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन है, यानी कि सब कुछ उसके पास साधन है, लेकिन वह नीचे दिए गए लोगों का ख्याल नहीं रख रहा तो वे कोर्ट जा सकते हैं। कौन कौन, एक तो जो पत्नी है वो भरण पोषण मांग सकती है, बच्चे, वैध या अवैध अवेशक बच्चे और वेशक बच्चे, माता पिता। आइए भी इनको देखते हैं।
पत्नी जो अपना खर्चा खुद उठाने में असमर्थ है, इसमें तलाकशुदा पत्नी भी शामिल है। जब तक कि उसने दूसरी शादी न कर ली हो तब तक वो भरण पोषण मांग सकती है। फिर है बच्चे। बच्चों में कौन से हो गए? बच्चों में वैध बच्चे हो गए और अवैध बच्चे हो गए, अवैध आवश्यक बच्चे हो गए। चाहे शादी से हुए हो या बिना शादी के, अगर बच्चा 18 साल से कम का है तो पिता को खर्चा देना होगा भाई, ये धारा 144 बोलती है। फिर वयस्क बच्चों के लिए जो 18 प्लस से ऊपर है, अगर बच्चा 18 साल से बड़ा है लेकिन किसी शारीरिक या मानसिक बीमारी की वजह से अपना खर्चा नहीं उठा सकता तो भी वह हकदार है शादीशुदा बेटी को छोड़कर। ठीक है, आगे बात करते हैं। माता पिता भाई, बूढ़े माता पिता, सगे या गोद लिए हुए भाई, जो अपना खर्चा चलाने में सक्षम नहीं है, वे अपने बेटे या बेटी से भरण पोषण मांग सकते हैं। ये धारा 144 बोलती है। आगे इसकी शर्तें बताई गई। खर्चा पाने के लिए ये बातें साबित होनी जरूरी है। एक तो जो व्यक्ति जिससे खर्चा मांगा जाता है उसके पास पर्याप्त साधन हो, जिस व्यक्ति से खर्चा मांगा जा रहा है उसके पास कमाने के जरिए या संपत्ति होनी चाहिए। दूसरा है उपेक्षा, वह व्यक्ति जानबूझकर खर्चा देने से मना कर रहा हो। फिर है असमर्थता, जो खर्चा मांग रहा है वह खुद कमाने या अपना पेट भरने में असमर्थ हो। ठीक है, तभी वो खर्चा दे सकता है, मांग सकता है। कुछ जरूरी बातें। अंतरिम भरण पोषण क्या होता है? केस चलते समय भी कोर्ट आदेश दे सकता है कि तुरंत कुछ पैसे दिए जाएं ताकि सामने वाले का गुजारा हो सके। कोर्ट को इसकी अर्जी मिलने के 60 दिन के भीतर फैसला करना होता है। किन परिस्थितियों में पत्नी को खर्चा नहीं मिलेगा? यदि वह जारता में रह रही हो तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। यदि वह बिना किसी ठोस कारण के पति के साथ रहने से मना कर दे। जारता का मतलब क्या है? किसी दूसरे पुरुष के साथ रह रही। ठीक है, यदि वह बिना किसी ठोस कारण के पति के साथ रहने से मना कर दे। यदि दोनों आपसी सहमति से अलग रह रहे हों तो उनको पत्नी को खर्चा नहीं मिलेगा। ये 3 पॉइंट। ठीक है, भरण पोषण न देने पर क्या होगा भाई? अगर कोर्ट के आदेश के बाद भी व्यक्ति पैसा नहीं देता तो कोर्ट उसे उसके खिलाफ वारंट जारी कर सकता है और उसे जेल भी भेज सकता है। भरण पोषण का यह कानून किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब पर बराबर लागू होता है। इसका मकसद केवल इतना है कि पत्नी, बच्चे और बूढ़े माता पिता सड़कों पर न आए भाई। धारा 144 ये प्रश्न बनेगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत भरण पोषण के हकदार व्यक्ति कौन है? ये हमने देख लिए थे, फिर से घूम के प्रश्न आ गया। धारा 144, जीवन जीने के लिए जरूरी खर्चा, रोटी कपड़ा मकान, और इसमें पत्नी हकदार है, बच्चे हकदार हैं। ठीक है, चाहे वे शादीशुदा हो या नहीं, और चाहे वे धर्मज हो या अधर्मज, जब तक बच्चा 18 साल से कम का है वह पिता से खर्चा ले सकता है। बड़े बच्चों की बात करें तो 18 साल से ऊपर जो शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हैं वो खर्चा ले सकते हैं। माता पिता जो बूढ़े हो चुके हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, अपना गुजारा भत्ता नहीं कर सकते। खर्चा कब मिलेगा? खर्चा तभी मांगा जा सकता है जब ये 2 बातें साबित होंगी। कौन सी? पैसा होने के बावजूद। ठीक है, यानी कि व्यक्ति सक्षम होना चाहिए। उपेक्षा, इनकार, यानी कि इनकार कर रहा हो उनकी देखभाल करने के लिए, तब खर्चा मांगा जाता है। आगे बात करते हैं कुछ खास बातें जो आपको जाननी जरूरी है। बेटियों के लिए बात करते हैं, ये पॉइंट देख लो। यदि कोई नाबालिग बेटी विवाहित है और उसका पति गरीब है, पॉइंट देखना क्या बोलती है। यदि कोई नाबालिग बेटी, नाबालिग लड़की विवाहित है, विवाहित हो गया, नाबालिग है लेकिन उसकी, और उसका पति गरीब है, तो मजिस्ट्रेट पिता को आदेश दे सकता है कि वह बेटी के बालिग होने तक उसका क्या करे? खर्चा दे भाई।
ठीक है। मजिस्ट्रेट साहब का आदेश कोर्ट केस की सुनवाई के बाद यह तय करता है कि हर महीने कितनी राशि देनी होगी भाई। जेल की सजा, अगर कोर्ट के आदेश के बाद भी व्यक्ति बिना किसी सही कारण के पैसे नहीं देता तो कोर्ट उसे जेल भी भेज सकती है भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसका निष्कर्ष हमने देख लिया कि बेसहारा बच्चे, पत्नी और बुजुर्गों को दर दर भटकने से रोकना है इसका मकसद भी भरण पोषण। अब अगला प्रश्न हमारे पास, क्या तलाकशुदा पत्नी भरण पोषण की हकदार है? तलाक हो गया है, क्या वो भरण पोषण मांग सकती है? इसका सीधा और सादा जवाब है हाँ, तलाकशुदा पत्नी भरण पोषण की हकदार है। पॉइंट नंबर 1, कानून की नजर में पत्नी कौन है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और कोर्ट के फैसलों के अनुसार भरण पोषण के मामले में पत्नी शब्द का दायरा काफी बड़ा है। इसमें वह महिला भी शामिल है जिसका कानूनी रूप से तलाक हो चुका है, जिसने अभी तक दूसरी शादी नहीं की है। कोर्ट ने क्या कहा? ठीक है, तो क्या बोलता है? या तो कानूनी रूप से तलाक हो चुका है या जिसने दूसरी शादी नहीं की है, क्या पत्नी है। ठीक है भाई, कोर्ट ने क्या कहा? रोहतास सिंह बनाम रामेंद्री केस में आपने जिस केस का जिक्र किया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पते की बात कही थी। कोर्ट ने साफ किया कि भले ही पति पत्नी का रिश्ता कानूनी रूप से खत्म हो गया हो, लेकिन गुजारे के मामले में वह महिला अभी भी पत्नी ही मानी जाएगी भाई। ठीक है, तो रोहतास के केस में ये बात कही थी, ध्यान लेने। इसका मतलब यह है कि तलाक होने मात्र से पति की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती भाई, उसे अपनी पूर्व पत्नी को तब तक खर्चा देना होगा जब तक वह खुद का गुजारा करने लायक न हो जाए या दूसरी शादी न कर ले। ठीक है, यह कब खत्म हो जाता भाई? तलाकशुदा पत्नी को खर्चा नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? या तो उसने दूसरी शादी कर ली, वह या इतना कमाती हो कि अपना खर्चा आसानी से उठा सके, या वह जारता में रह रही हो यानी किसी और के साथ अवैध संबंध में रह रही हो, तो इन 3 कारणों में पति खर्चा नहीं देगा। इसका मकसद क्या है? कानून का मकसद यह है कि तलाक के बाद कोई भी महिला बेसहारा होकर सड़कों पर न आए और गरीबी की वजह से गलत रास्ते पर न जाए। इसलिए जब तक वह अपनी नई जिंदगी शुरू नहीं कर लेती, दूसरी शादी नहीं कर लेती, तब तक पूर्व पति को उसकी मदद करनी पड़ती है। तलाक के कागज मिलने से खर्चा देने की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब तक वह कुंवारी यानी कि तलाकशुदा स्थिति में है और अपना पेट नहीं भर सकती, तब तक वह हकदार है भी किसका? भरण पोषण। आगे बात करते हैं, पत्नी कब भरण पोषण की हकदार नहीं रह जाती? ये भी जबरदस्त प्रश्न है। इसका डिफेंस में बनता है कई बार कि हम इसको क्यों दें भरण पोषण, क्योंकि ये ऐसे ऐसे रह रही है। आइए देखते हैं। कानून जहां पत्नी को भरण पोषण का अधिकार देता है, वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 की उपधारा 4 में कुछ ऐसी शर्तें बताई गई हैं जिसमें पत्नी यह अधिकार खो देती है। पहला है जारता का, जारता में रहना। अगर पत्नी जारता में रह रही है, अब जारता क्या है? अगर पत्नी किसी और व्यक्ति के साथ अवैध संबंध, फिजिकल रिलेशनशिप में रह रही है, ठीक है, तो वह अपने पति से खर्चा नहीं मांग सकती भाई। जरूरी बात देखते हैं। कोर्ट ने यह साफ किया कि जारता में रहना एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर किसी महिला से एक बार कोई गलती हुई है तो सिर्फ उस आधार पर उसका भरण पोषण का हक हमेशा के लिए खत्म नहीं होता भाई। ये भी जबरदस्त बात की कोर्ट ने। न्याय लेने का जारता निरंतर होनी चाहिए भाई। ये नहीं कि एक बार किसी महिला से गलती हो गई और उसका भरण पोषण का हकदार क्या हो गया, हमेशा के लिए खत्म हो गया। साथ ही अगर वह जारता का जीवन छोड़ देती है तो वह फिर से हकदार बन सकती है भाई। ये भी जबरदस्त पॉइंट अटका दिया। ठीक है, अगर उसने जारता का जीवन छोड़ दिया तो वो फिर से क्या हो जाती है, हकदार बन जाती है भरण पोषण का।
आगे पॉइंट नंबर 2 क्या है, बिना किसी ठोस कारण के अलग रहना। अगर बिना किसी ठोस कारण के पत्नी अलग रह रही तो भी वो भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। अगर पति अपनी पत्नी को साथ रखने के लिए तैयार है लेकिन पत्नी बिना किसी पर्याप्त कारण के पति के साथ रहने से मना कर देती है तो वह खर्चा पाने की हकदार नहीं रहती। ठीक है, ठोस कारण क्या हो सकता है भाई? अब इसका यह पत्नी को हक मिलेगा, ठीक है, अगर पति दूसरी शादी कर ले, उसके घर में कोई और औरत हो, या वह पत्नी के साथ मारपीट क्रूरता करता हो, इन कारणों से अलग रहने पर उसे खर्चा मिलेगा। लेकिन अगर बिना किसी वजह से सिर्फ जिद में अलग रह रही है तो खर्चा नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट बताया आपसी सहमति से अलग रहना। अगर दोनों आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं तो उनको रजामंदी में से अलग रह रहे हैं तो उसको खर्चा नहीं मिलेगा। अगर पति और पत्नी दोनों ने आपस में बैठकर यह तय कर लिया कि हम साथ नहीं रह सकते और हम अपनी मर्जी से अलग अलग रहेंगे तो ऐसी स्थिति में भी पत्नी भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ अलग रहना किसी मजबूरी या उपेक्षा की वजह से नहीं बल्कि दोनों की रजामंदी से है। ठीक है, भरण पोषण का आदेश रद्द होना भाई, धारा 144 की उपधारा 5। अगर कोर्ट पहले ही पत्नी के पक्ष में खर्चा देने का आदेश दे चुका है और बाद में पति यह साबित कर देगी पत्नी ऊपर दी गई 3 शर्तों जारता, बिना कारण अलग रहना या आपसी सहमति में से किसी एक में आती है तो जज साहब अपना पुराना आदेश रद्द कर सकते हैं। ठीक है, तो पत्नी को खर्चा नहीं मिलेगा, वह किसी और के साथ और के संबंध में रहे लेकिन संबंध निरंतर होना चाहिए भाई। वह बिना वजह घर छोड़कर चली जाए, दोनों ने अपनी मर्जी से अलग रहने का फैसला किया हो। अगला प्रश्न देखते हैं, पत्नी कब पृथक रहकर भी भरण पोषण की हकदार है, यानी कि पत्नी कब अलग रहकर भी भरण पोषण का की क्या है, हकदार है। पिछले सवाल में हमने देखा था कि अगर पत्नी बिना वजह अलग रहे तो उसे खर्च नहीं मिलेगा, लेकिन धारा 144 यह भी कहती है कि अगर पत्नी के पास अलग रहने का ठोस और वाजिब कारण हो, उसमें हमने देखा था क्रूरता हो रही हो, व्यक्ति क्या लिया आया हो, नपुंसक हो व्यक्ति, या क्या दूसरी शादी कर ली हो व्यक्ति, दूसरी महिला लिया आया हो, तो पत्नी क्या है, भरण पोषण की हकदार है। इसी के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, लेकिन धारा 144 यह भी कहती है कि अगर पत्नी के पास अलग रहने का ठोस और वाजिब कारण है तो वह अलग रहकर भी पति से पूरा खर्चा लेने की क्या है, हकदार है। पत्नी का अलग रहना सही है। कैसे है भाई? पति का दूसरी शादी करना भाई, अगर पति ने दूसरी शादी कर ली तो यह पत्नी के लिए अलग रहने का सबसे मजबूत आधार है। कानून यह नहीं कहता कि पत्नी को अपनी सौतन के साथ रहना पड़ेगा। ठीक है भाई, ऐसी स्थिति में वह अलग रहकर भी पति से क्या मांग सकती है, गुजारा भत्ता मांग सकती है भाई। ठीक है भाई, एक पॉइंट होगा। पॉइंट नंबर 2, पति का किसी अन्य महिला को साथ रखना भाई। अगर पति ने शादी तो नहीं की, तो पति ने शादी तो नहीं की लेकिन वह किसी और महिला यानी कि रखेल को घर में रखता है या उसके साथ संबंध में है तो पत्नी को उसके साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता भाई। वह सम्मान के साथ अलग रह सकती है और खर्चा ले सकती है भाई। पॉइंट नंबर 2 क्लियर होगा। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, पति द्वारा क्रूरता। अगर पति पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है या उसे जान का खतरा महसूस होता है, किसको, पत्नी को, तो वह अलग रह सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सिराज मोहम्मद खान के केस में साफ कहा है कि कोई महिला मार खाने के लिए पति के घर रहने को मजबूर नहीं है। ठीक है, सिराज मोहम्मद खान का केस में। आगे बात करते हैं, पति का नपुंसक होना। अगर पति शारीरिक रूप से वैवाहिक संबंध बनाने में असमर्थ है तो इसे भी अलग रहने का एक वाजिब कारण माना गया है।
पत्नी इस आधार पर अलग रहकर भी भरण पोषण का दावा कर सकती है। आगे बात करते हैं। 5वां पॉइंट, पति का धर्म परिवर्तन करना। अगर पति अपना धर्म बदल लेता है, ठीक है, तो यह भी पत्नी के लिए अलग रहने का एक आधार बन सकता है, विशेषकर व्यक्तिगत कानून के तहत, ठीक है। तो भी क्या हो, भरण पोषण मांग सकती है, बच नहीं सकता भाई पति। कानून का सीधा सा लॉजिक यह है, गलती पति की तो खर्चा भी पति का भी। अगर पति ऐसे हालात पैदा कर दे कि एक सम्मानजनक महिला के लिए उस घर में रहना नामुमकिन हो जाए, तो कानून उस महिला का साथ देता है। ऐसी स्थिति में पति यह बहाना नहीं बना सकता कि वह मेरे साथ नहीं रह रही, इसलिए मैं पैसे नहीं दूंगा, उसे पैसे देने ही पड़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, माता पिता कब भरण पोषण के हकदार हैं? ये जबरदस्त प्रश्न है कि क्या माता पिता भी भरण पोषण के हकदार हैं? और आज की जो कानूनी स्थिति, आज की जो सामाजिक स्थिति है, वो इनको लेकर, माता पिता को लेकर बहुत गंभीर है भाई। आइए इनको देखते हैं। लेकिन क्या कानूनों की जानकारी नहीं है लोगों को, इसलिए समस्या आ जाती है। तो क्या माता पिता भी क्या है, भरण पोषण मांग सकते हैं? कब भरण पोषण के हकदार होंगे? सामाजिक, भारतीय समाज और कानून दोनों में माता पिता का स्थान बहुत ऊंचा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 स्पष्ट रूप से बूढ़े माता पिता को संरक्षण देती है। माता पिता कब खर्चा मांग सकते हैं? शर्त देखते हैं। माता पिता अपने बच्चों, बेटे या बेटी से भरण पोषण तभी मांग सकते हैं जब ये दो मुख्य बातें पूरी होंगी। तो इन दो बातों में क्या है, वो खर्चा मांग सकते हैं। कौन सी? एक तो असमर्थ है, माता पिता के पास कमाई का कोई जरिया न हो, और वे शारीरिक या आर्थिक रूप से अपना पेट भरने में सक्षम न हो। फिर अब बच्चों के पास साधन क्या है? जिस बच्चे से वे खर्चा मांग रहे हैं उसके पास पैसा हो या वह कमाने लायक हो, लेकिन फिर भी वह अपने माता पिता की देखभाल नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो धारा 144 के तहत माता पिता खर्चा मांग सकते हैं। आगे बात देखते हैं। जरूरी बातें आपको जाननी जरूरी है। बेटा और बेटी दोनों जिम्मेदार हैं। पहले माना जाता था कि केवल बेटा ही माता पिता को पालेगा, लेकिन अब कानून और कोर्ट, जैसे विजया मनोहर बनाम काशीराव केस में साफ कर दिया कि शादीशुदा बेटी से भी माता पिता खर्चा मांग सकते हैं। विजया डॉक्टर थी, डॉक्टर विजया बनाम काशीराव केस, ठीक है। अगर उनके पास कोई बेटा नहीं है या बेटा उनका ख्याल नहीं रख रहा, तो वो बेटी से भी क्या भरण पोषण मांग सकते हैं, अगर बेटी सक्षम है, कमाने की लायक है, कमा रही। गोद लिए हुए माता पिता भाई, केवल सगे माता पिता ही नहीं बल्कि गोद लेने वाले माता पिता भी इस धारा के तहत खर्चा मांगने की हकदार है। सौतेली माँ, अगर सौतेली माँ का अपना कोई बच्चा नहीं और वह बेसहारा है, तो वह भी अपने सौतेले बेटे से खर्चा मांग सकती है। यह भी धारा 144 में लिखा। आवेदन कहाँ और कैसे? माता पिता अपने जिले के मजिस्ट्रेट के पास अर्जी दे सकते हैं। कोर्ट उनकी उम्र और जरूरतों को देखते हुए एक निश्चित मानसिक राशि तय कर सकती है कि महीने में इतने पैसे देने हैं, ठीक है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ये पॉइंट गलती से आ गई इनमें। ये जो पॉइंट है, ये लाइन गलती से आ गई। तो जो माता पिता का जो अधिकार है वो पूरी तरह बेबसी और बच्चों की लापरवाही पर टिका होता है। अगर बच्चे अपने माता पिता को बुढ़ापे में अकेला छोड़ देते हैं, तो कानून डंडे के जोर पर उनसे खर्चा दिलवाता है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी बुजुर्ग को अपनी बेबसी जरूरतों जैसे दवा, खाना
के लिए दूसरों के आगे हाथ न फैलाना पड़े। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पत्नी कब पृथक रहकर भी भरण पोषण की हकदार है। यह प्रश्न हमने देख लिया था। कब वो, एक तो पति दूसरी शादी कर ले, एक पति का किसी अन्य महिला के साथ चक्कर हो, या वो लेके आ जाए अकेले रख ले, या क्या है पति क्रूरता कर रहा हो और पति नपुंसक हो, और क्या पति यह बहाना बना सकता है कि वह अगर आ जाए तो ये पैसे दूंगा, तो पति बहाना नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये प्रश्न हमने पहले देख लिया था। अगर गलती पति की है तो पत्नी को अलग रहने और खर्चा पाने का पूरा अधिकार है। भाई माता पिता कब भरण पोषण के हकदार हैं, ये प्रश्न भी दोबारा से आ गया, सॉरी। ठीक है, ये केस हमने देख लिया था डॉक्टर विजया। अगले प्रश्न के ऊपर हम चर्चा करते हैं। ये प्रश्न देखते हैं, भरण पोषण के लिए कहाँ आवेदन करना होगा। जो आवेदन जो है वो कहाँ पर करना होगा भरण पोषण के लिए, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यह एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। सरल भाषा में इसका मतलब है, अगर किसी को भरण पोषण का केस करना है तो वह किस शहर या किस कोर्ट में जाके कर सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 145 के अनुसार 3 जगहों में से कहीं पर भी आवेदन कर सकता है। 3 जगह होती है भाई, उनमें से कहीं पे भी क्या कर सकता है, ये आवेदन कर सकता है। कहाँ केस फाइल किया जा सकता है भाई, जहां पति बेटा रहता हो, जिस व्यक्ति से खर्चा मांगना है वह जिस जिले में अभी मौजूद हो या रह रहा हो, तो उस जिला मजिस्ट्रेट की समझ। ठीक है भाई, जहां पत्नी रहती हो, यह सबसे जरूरी पॉइंट है। पत्नी जहां अभी रह रही है, चाहे वह उसका मायका हो या कोई शहर, वह वही कोर्ट में केस कर सकती है जहां पे महिला रह रही है। ठीक है, और जहां पे पति और बेटा रह रहा है। तीसरा पॉइंट, जहां वे आखिरी बार साथ रहे हों। ठीक है, जिस जगह पर पति पत्नी आखिरी बार एक साथ रहे थे, उस जिले के कोर्ट में भी अर्जी दी जा सकती है। तो 3 जगह पर केस कर सकते हैं भाई। या तो पति जहां पर रह रहा हो, अगर बेटों के खिलाफ है तो बेटा जहां पर रह रहा हो उस जिले की कोर्ट में कर सकते हैं, या जहां पे पत्नी रह रही हो, अपने मायके में रह रही है, तो मायके जो डिस्ट्रिक्ट लगती है उस कोर्ट में कर सकती है, या जहां वे आखिरी बार साथ रहे हों तो उस जिले में भी वो केस कर सकते हैं। कुमुद्दम बनाम ये कनप्पम केस के बारे में हम जिक्र करते हैं। आपने जो केस बताया उसमें एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान किया गया था। पहले कई बार कोर्ट यह कह देते थे कि पति यहाँ नहीं रहता, इसलिए हम केस नहीं सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में साफ कर दिया। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? वही कानून महिलाओं और बच्चों की सुविधा के लिए बना है, इसलिए अगर पत्नी किसी शहर में रह रही हो तो वह वहीं के मजिस्ट्रेट के पास गुहार लगा सकती है। उसे केस लड़ने के लिए पति के शहर जाने की जरूरत नहीं है भाई। ये बात कही थी भाई न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कुमुद बनाम जो कनप्पम का केस था उसमें ये बात कही थी। आगे चर्चा करते हैं। तो कहाँ पे केस किया जा सकता है? जहाँ पे पति रह रहा हो, बेटा रह रहा हो। ठीक है, अगर माता पिता करते हैं तो बेटे के खिलाफ, पत्नी करती है तो पति के खिलाफ। जहाँ पे पत्नी रह रही हो, वो पत्नी जहाँ पे रह रही है उस जिले के मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन दे सकती है, और जहां वे आखिरी बार साथ में रहे हो, ठीक है, वहां पर भी ये केस हो सकता है। आगे बात करते हैं भाई, आवेदन किसके पास करना है भाई? अब बात ये है भाई, भरण पोषण का आवेदन प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने करना है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने करना है, JMFC के पास किया जाएगा। ठीक है, प्रथम श्रेणी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर किसी महिला को उसके पति ने घर से निकाल दिया और वह अपने माता पिता के पास दूसरे शहर में आ गई,
तो वह अपने माता पिता के शहर वाले कोर्ट में ही केस डाल सकती है, उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो केस किसके समक्ष किया जाएगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने केस किया जाएगा। आगे बात करते हैं भाई, भरण पोषण की राशि क्या होगी भाई? यह सवाल हर उस व्यक्ति के मन में होता है जो भरण पोषण का केस लड़ रहा है। आसान भाषा में समझे तो कानून ने इसके लिए कोई फिक्स अमाउंट यानी कि फिक्स जो अमाउंट जो है जैसे 2000 या 5000 तय नहीं होती भाई, तो कानून में यह तय नहीं होती, परिस्थितियों को देख के क्या होता है, तय किया जाता है। कोई ऊपरी सीमा नहीं है भाई। जैसा कि आपने बताया पहले के जमाने में अधिकतम 500 रुपये हुआ करती थी, जिसे बहुत पहले ही हटा दिया गया। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जज साहब कितनी भी राशि तय कर सकते हैं, यह 2000 रुपये भी हो सकती है और 2 लाख रुपए भी हो सकती है। आगे बात करते हैं, राशि तय करने का आधार क्या होगा भाई? जज साहब जब पैसे तय करते हैं तो वे मुख्यतः 3 बातें देखते हैं। कौन कौन सी 3 बातें? पति बेटे की आय, वह कितनी कमाता है, उसके पास कितनी जमीन जायदाद है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है। आमतौर पर कोर्ट पति की नेट इनकम का 25% से 33% हिस्सा भरण पोषण के रूप में तय करने का विचार करती है, लेकिन यह कोई फिक्स नियम नहीं है। ठीक है, तो आमतौर पर 25% से लेके 33% जो टोटल इनकम उसका विचार भरण पोषण तय करने की विचार करती है, लेकिन ये फिक्स नहीं है भाई, इससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। पत्नी माता पिता की जरूरत भाई, उन्हें दवा, भोजन, रहने और बच्चों की पढ़ाई के लिए कम से कम कितने पैसों की जरूरत होती है, भी ध्यान में रखी जाती है बात भाई। पति या बेटे की इनकम या बेटी की इनकम और पत्नी माता पिता की जरूरत, फिर पक्षकारों की हैसियत। शादी के दौरान या घर पर उनका रहन सहन कैसा था? कोर्ट कोशिश करता है कि पत्नी या माता पिता को लगभग वैसी ही सुविधाएं मिले जैसे उन्हें साथ रहते समय मिल रही थी। ठीक है, मजिस्ट्रेट का विवेक क्या है? राशि पूरी तरह से जज साहब के विवेक पर निर्भर करती है, वे दोनों पक्षों की बातें सुनते हैं। ठीक है, संपत्ति और देनदारी का अलफनामा देखते हैं। ठीक है, कि संपत्ति कितनी और देनदारी कितनी है, और फिर देनदारी का मतलब क्या है कि कितना कर्जा है और इनके पास संपत्ति कितनी, उनका लफनामा देखते हैं, और फिर जो उन्हें युक्ति युक्त लगता है वह आदेश दे सकते हैं। ठीक है, क्या यह राशि कम या ज्यादा हो सकती है बदलाव? हाँ, अगर भविष्य में हालात बदल जाते हैं, जैसे पति की सैलरी बढ़ जाए या पत्नी को कोई नौकरी मिल जाए, तो यह धारा 146 के तहत आवेदन देकर इस राशि को बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है कि जितना अमीर पति होगा भरण पोषण की राशि उतनी ही ज्यादा होगी, और जितना गरीब होगा राशि उतनी ही कम होगी। मकसद यह है कि मांगने वाले का सम्मान के साथ गुजारा हो उसके में। आगे बात करते हैं, क्या आंतरिक भरण पोषण देह है भाई? अंतरिम है भाई, ये आंतरिक नहीं है, अंतरिम भरण पोषण। अंतरिम भरण पोषण देह। आइए बात करते हैं अंतरिम भरण पोषण को। एकदम आसान भाषा में समझे तो यह केस के दौरान मिलने वाला खर्चा, भी केस चल रहा है और केस के दौरान मिलने वाला खर्चा, कि अभी कोर्ट बोल दे कि अभी इसको जरूरत है अंतरिम भरण पोषण दो, फिर बाद में देखेंगे आपको क्या देना है। ठीक है, इसको बोलते हैं अंतरिम भरण पोषण। अक्सर कोर्ट कचहरी के मामले सालों साल चलते हैं। ऐसे में जो पत्नी या माता पिता बेसहारा, वे केस खत्म होने तक सालों तक भूखे तो नहीं रह सकते। इसलिए 2 मिनट रुकना एक बार।
सॉरी, तो अंतरिम जो भरण पोषण जो है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं भाई। अंतरिम भरण पोषण क्या है? आइए, तो क्या अंतरिम भरण पोषण क्या है? कोर्ट में केस चल रहा है तो उसके दौरान क्या है, न्यायालय बोल सकता है कि कोर्ट का केस हो सकता है लंबा चल जाए, इसलिए आप क्या है अंतरिम यानी कि केस के दौरान ही क्या दो भरण पोषण, तो जिनसे इनका गुजारा चल सके भाई। ठीक है, यह कब मिलता है भाई अंतरिम भरण पोषण? जैसे ही पति या माता पिता भरण पोषण का केस फाइल करते हैं, वे साथ में एक अर्जी और लगाते हैं कि हजूर मुख्य केस का फैसला होने में तो वक्त लगेगा, तब तक मेरा गुजारा कैसे होगा, इसलिए मुझे अभी से कुछ पैसे दिलवा दीजिए भाई। ठीक है, इसी खर्चे को क्या बोलते हैं भाई? अंतरिम कहते हैं भाई। ठीक है, समय की सीमा भाई, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह बहुत सख्त नियम है कि अंतरिम खर्चे की अर्जी मिलने के 60 दिन के भीतर मजिस्ट्रेट को इस पर फैसला सुनाना होगा, यानी वह बहुत जल्दी मिलने का रिफिल है भाई। ठीक है, कोर्ट का फैसला देखते हैं। डॉक्टर शाहिद रिजवान खान केस, आपने किस केस का जिक्र किया? यह है डॉक्टर शाहिद रिजवान केस। उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कहा था भाई, क्या कहा था? मजिस्ट्रेट या फैमिली कोर्ट के पास यह पावर है कि वे केस के अंतरिम फैसले का इंतजार न करें, अंतिम फैसले का इंतजार न करें। अगर उन्हें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति वाकई जरूरतमंद है तो वे तुरंत अंतरिम खर्चा शुरू करने का आदेश दे सकते हैं भाई। यह रिजवान केस में कहा था बॉम्बे हाई कोर्ट ने। तो ये पावर होती है फैमिली कोर्ट या मजिस्ट्रेट। आगे बात करते हैं, इसका असर क्या होता है भाई? तुरंत मदद, पीड़ित को केस लड़ने के लिए वकील की फीस और अपना पेट भरने का पैसा मिल सके भाई। सही है भाई। फिर अंतिम फैसले में एडजस्टमेंट, बाद में जब केस का फाइनल फैसला आता है तो अंतरिम में दिए गए पैसों को ध्यान में रखकर ही फाइल क्या है फाइनल राशि तय की जाती है भाई। ठीक है भाई। भुगतान कब से शुरू? आमतौर पर कोर्ट आदेश देता है कि जिस दिन केस फाइल किया गया था उसी दिन से पिछला सारा बकाया और हर महीने का खर्चा दिया जाए। ठीक है, केस लंबा खींचने पर पीड़ित व्यक्ति को भूखा न मरना पड़े, इसके लिए कोर्ट बीच का रास्ता निकालता है और पैसे दिलवाता है, उसे ही क्या बोलते हैं भाई? अंतरिम भरण पोषण कहते हैं भाई। ठीक है, अब बात आती है क्या मुस्लिम, अगला प्रश्न हमारे पास बनता है, क्या मुस्लिम स्त्री तलाक के पश्चात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त कर सकती है? ठीक है, यह प्रश्न आया है कि क्या मुस्लिम महिला भी भरण पोषण प्राप्त कर सकती है तलाक के बाद? ये देखते हैं। यह एक ऐसा सवाल है जिसने सालों तक कानूनी गलियारों में लंबी बहस छिड़ी भाई। इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं, क्योंकि इसमें पुराने नियम और सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों के बीच का अंतर समझना जरूरी है भाई। असली विवाद क्या है भाई? पर्सनल मुस्लिम लॉ, जो मुस्लिम लॉ है उसके हिसाब से तलाक के बाद पति को केवल इद्दत की अवधि यानी कि लगभग 3 महीने तक ही खर्चा देना होता है। ठीक है भाई, मुस्लिम लॉ तो ये बोलती है भाई कि पति जो है 3 महीने तक इद्दत की अवधि तक ही क्या दे? खर्चा दे। लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 कहती है कि पति को तब तक खर्चा देना होगा जब तक पत्नी दूसरी शादी न कर ले। टकराव होगा वही पर्सनल मुस्लिम लॉ और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब आगे क्या बोलता है? क्या मुस्लिम महिला धारा 144 में केस कर सकती है? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। इसके पीछे की कहानी क्या है? 1986 का कानून साहबानो केस के बाद सरकार ने एक विशेष कानून बनाया था भाई, जिसका नाम क्या था? मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम। इसके हिसाब से मुस्लिम महिलाओं को अपने विशेष कानून के तहत ही खर्चा मांगना था भाई। धारा 144 तब की धारा 125 सीआरपीसी में आने के लिए पति की सहमति जरूरी थी भाई। ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, रसीमा फारूकी केस में, जैसा कि आपने अपने उत्तर में लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने ससीमा फारूकी बनाम शाहिद खान और दानियाल लतीफी जैसे केसों में साफ कर दिया भाई। क्या कर दिया? धारा 144 एक धर्म निरपेक्ष कानून है, यह सभी धर्मों की महिलाओं पर बराबर लागू होता है। एक मुस्लिम तलाकशुदा महिला भी इस धारा के तहत तब तक खर्चा पा सकती है जब तक वह दूसरी शादी न कर ले। ठीक है, तो धारा 144 में मुस्लिम महिला केस कर सकती है। आगे देखते हैं, इद्दत के बाद का खर्चा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साजिद बनाम यूपी केस में भी यही कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला का हक केवल इद्दत तक सीमित नहीं है। अगर वह अपना गुजारा नहीं कर पा रही तो वह धारा 144 के तहत अर्जी दे सकती है और पति को उसे ताउम्र जब तक वह दूसरी शादी न करे खर्चा देना होगा। ठीक है भाई, आसान बात देखते हैं भाई। अगर कोई मुस्लिम महिला तलाकशुदा है तो उसके पास दो रास्ते हैं। कौन से हैं भाई? एक तो है मुस्लिम एक्ट 1986 के तहत वो अपनी मेहर की रकम और इद्दत के दौरान का खर्चा मांग सकती है भाई। एक तो ये रास्ता भाई। दूसरा रास्ता क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के तहत वह मजिस्ट्रेट के पास जाकर हर महीने का परमानेंट खर्चा मांग सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई भी पर्सनल लॉ इस हक को नहीं छीन सकता भाई। जबरदस्त बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में। ठीक है, तो मुस्लिम महिला भी मांग सकती है। अगर जरूरी बात खुला के मामले में भी, अगर महिला ने खुद खुला यानी कि अपनी मर्जी से तलाक लिया तो भी वह खर्चा मांग सकती है, बेशर्ते वह बेसहारा हो गई। ठीक है, बस उसे कोर्ट की कुछ औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। अब कानून बहुत साफ है, धर्म कोई भी हो, अगर महिला तलाकशुदा है और उसका पेट नहीं भर सकती और वह अपना पेट नहीं भर सकती तो उसे धारा 144 के तहत अपने पूर्व पति से खर्चा पाने का पूरा अधिकार है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दोष सिद्धि के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ होगी? यानी कि दोष सिद्ध होगा, आरोप सिद्ध हो गया कि इसने ये काम किया है तो उसके खिलाफ उसके विरुद्ध अपील कहाँ होगी? अपील का सीधा मतलब है ऊपरी अदालत में गुहार लगाना। अगर किसी को लगता है कि निचली अदालत ने उसे गलत सजा दी है या फैसला सही नहीं है तो वह बड़ी अदालत में जा सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 415 के अनुसार अपील कहाँ होगी? यह इस बात पर निर्भर करता है कि सजा किसने दी और कितनी दी भाई। बात है पहली सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में अपील कब होगी भाई? सेशन कोर्ट में अपील कब होगी? प्रथम वर्ग फर्स्ट क्लास या द्वितीय वर्ग सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा सजा मिलने पर अपील कहाँ होगी भाई? सेशन कोर्ट में। अगर किसी मजिस्ट्रेट ने धारा 364 या 401 के तहत आदेश दिया है तो अपील कहाँ होगी? सेशन कोर्ट में। सरल शब्दों में छोटे मामलों की अपील सेशन कोर्ट सुनता है। ठीक है भाई। हाई कोर्ट में अपील कब होगी? अगर फैसला सेशन कोर्ट से आया है तो आप हाई कोर्ट जाएंगे। सेशन जज या एडिशन सेशन जज ने सजा सुनाई हो तब आप कहां पे जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे। शर्त क्या होगी? अगर सजा 7 साल से ज्यादा की जेल तो अपील सीधे हाई कोर्ट में होगी। अगर किसी अन्य अदालत ने भी 7 साल से ज्यादा की सजा दी है तो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अपील का कब होगी? जब हाई कोर्ट में ट्रायल होगा। अगर हाई कोर्ट ने खुद केस की सुनवाई की और किसी को दोषी ठहराया हो तो उस फैसले के खिलाफ अपील देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में होगी भाई। धारा 415 में ये बात बोली गई है। आगे बात करते हैं। आगे है पीड़ित का विशेष अधिकार क्या है भाई? अब कानून में पीड़ित व्यक्ति को भी मजबूत हक दिए गए हैं। पीड़ित व्यक्ति की
पीड़ित व्यक्ति भी अपील कर सकता है। ठीक है, तो जो पीड़ित व्यक्ति है वो भी क्या कर सकता है, भी अपील कर सकता है। आरोपी को दोष मुक्ति कर दिया गया हो, यानी उसे छोड़ दिया गया हो, तब पीड़ित अपील कर सकता है। आरोपी को कम सजा दी गई हो, जितनी उसने गलती की थी उससे बहुत कम सजा मिली है, तो भी पीड़ित अपील कर सकता है। आरोपी पर बहुत कम जुर्माना लगा, तो भी पीड़ित क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। मजिस्ट्रेट का फैसला सेशन कोर्ट क्या करेगी, और सेशन कोर्ट का फैसला 7 साल से ज्यादा, वो कहाँ पे जाएगा अपील में, हाई कोर्ट। मजिस्ट्रेट साहब के फैसले सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट के फैसले हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का फैसला है पर अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में। आगे बात करते हैं, राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील कब की जाती है भाई। इसे एक सरल भाषा में समझते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि सजा कम करवाने के लिए अपराधी अपील करता है, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 418 सरकार को यह ताकत देती है कि अगर सजा बहुत कम मिली है तो सरकार सजा बढ़वाने के लिए अपील कहां कर सकती है। तो सरकार कहां पे अपील करेगी, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। धारा 418 में सरकार अपील कब करती है, जब सरकार या राज्य को लगता है कि अपराधी ने जुर्म तो बड़ा किया है लेकिन जज साहब ने उसे बहुत कम सजा दी है। ऐसी स्थिति में सरकार सजा को अपर्याप्त मानकर उसे बढ़वाने के लिए अपील करती है। अपील कहाँ होगी, सजा बढ़वाने की अपील का रास्ता अब और साफ कर दिया गया है। मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ अगर सजा किसी मजिस्ट्रेट ने सुनाई तो सजा बढ़वाने के लिए कहाँ पे जाएंगे, सेशन कोर्ट में अपील होगी। अगर सेशन कोर्ट या किसी अन्य कोर्ट के खिलाफ अगर सेशन कोर्ट ने सुनाई है तो सरकार कहाँ पे जाएगी, हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट ने सुनाई है तो कहाँ पे जाएगी, सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई या केंद्रीय एजेंसी वाले मामले में अगर केस की जांच दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना सीबीआई या किसी केंद्रीय एजेंसी ने की है तो वहां अपील करने का फैसला केंद्र सरकार लेती है। वह अपने सरकारी वकील को अपील दाखिल करने का निर्देश देती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। किधर गया वो, हाँ ये रहा। आगे बात करते हैं साहब सिंह बनाम हरियाणा केस का सीधा मतलब। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही जरूरी नियम बताए। अगर अपराधी ने अपनी सजा कम करवाने के लिए अपील की है तो जज उसकी सजा कम तो कर सकता है लेकिन उसी अपील में सजा बढ़ा नहीं सकता। ठीक है, यह भी बहुत जबरदस्त बात कही साहब सिंह बनाम हरियाणा केस में। ठीक है, अगर क्या है, अपराधी ने अपनी सजा कम करवाने के लिए अपील की है तो जज साहब सजा को कम तो कर सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, अगर सजा बढ़ानी है तो सरकार को अलग से सजावर्दी के लिए अपील करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, बिना सरकार की अपील के जज साहब सजा को बढ़ा नहीं सकते। क्या कोर्ट सीधे सजा बढ़ा सकता है? अपील सुनने वाला कोर्ट सजा बढ़ाने से पहले अपराधी को एक मौका जरूर देता है। कोर्ट अपराधी से पूछता है कि आपकी सजा क्यों न बढ़ाई जाए। अपराधी को अपनी सफाई देने यहां तक कि अपनी दोष सिद्धि के खिलाफ बहस करने का भी पूरा हक है भाई। मकसद सजा को बढ़वाना, कौन, राज्य सरकार या केंद्र सरकार सरकारी वकील के जरिए। कहा, मजिस्ट्रेट की सजा सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट की हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट। आगे बात करते हैं, यही प्रश्न हमारे पास फिर से आ गया। ठीक है, दोष मुक्ति के मामले में अपील कहाँ होगी, आगे बात करते हैं हम। इसमें एक केस देख लेते हैं, सीमा अग्रवाल बनाम अनुपम केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक संतुलन बनाया। कोर्ट ने कहा कि जज साहब को बिना किसी ठोस कारण की अपील की इजाजत देने से मना नहीं करना चाहिए। अगर जज साहब अपील की इजाजत खारिज करते हैं तो उन्हें लिखित में कारण बताना होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो क्या पीड़ित भी अपील कर सकता है, ये भी हमने देख लिया। हाँ, पीड़ित भी अपील कर सकता है। आगे बात करते हैं,
अगला हमारे पास प्रश्न है, उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ होगी? आइए इनके बारे में देखते हैं। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील का यह नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमतौर पर हाईकोर्ट का फैसला काफी अंतिम माना जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में आप उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 420 इसे विस्तार से बताती है। यह नियम कब लागू होगा? सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार तब मिलता है जब हाई कोर्ट किसी मामले में उल्टा फैसला सुना दे। इसे एक उदाहरण से समझिए। निचली अदालत, सेशन कोर्ट, इसने आरोपी को बेगुनाह मानकर छोड़ दिया भाई अदालत में। हाई कोर्ट, सरकार ने यहां अपील की भाई, हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया और आरोपी को अपराधी मानकर सजा सुना दी। ठीक है भाई। सजा कितनी होनी चाहिए? सिर्फ फैसला पलटने से काम नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सजा भी गंभीर होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने फैसला पलटकर यदि इनमें से कोई सजा दी, हाई कोर्ट ने मृत्युदंड या आजीवन कारावास, 10 वर्ष या उससे अधिक की जेल, अगर ये 3 कंडीशन है तो आप कहां पे जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। तभी अपराधी बिना किसी विशेष अनुमति के सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। आगे बात करते हैं संविधान का सहारा, आर्टिकल 134। हमारे संविधान के अनुच्छेद 134 में भी यही बात कही गई है, यदि हाई कोर्ट किसी की रिहाई को सजा में बदल दे तो वह व्यक्ति देश की सबसे बड़ी अदालत में न्याय मांग सकता है। अन्य मामले, सर्टिफिकेट की जरूरत, अगर सजा 10 साल में से कम है तो आप सीधे नहीं जा सकते। तब हाई कोर्ट को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि इस केस में कानून का कोई बहुत बड़ा सवाल छिपा है जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुना जाना जरूरी है, तब आप जा सकते हैं अगर 10 साल से कम का मामला है। निचली अदालत ने छोड़ा, हाई कोर्ट ने सजा दी भाई, सजा मौत की दे दी, उम्र कैद की 10 साल की दे दी, परिणाम आप सीधे कहां पे जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वे कौन से मामले हैं जिनमें अपील नहीं होगी? अब बात करते हैं वे कौन से मामले हैं जिनमें अपील नहीं होगी भाई। ठीक है, कौन से मामले हैं? आइए बात करते हैं। इसे एकदम सरल भाषा में समझते हैं। कानून का सामान्य नियम तो यह है कि सजा मिलने पर आप ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 416 और 417 कुछ ऐसी स्थितियां बताती हैं जहां आप अपील नहीं कर सकते। कहां पे अपील नहीं कर सकते? जब आरोपी खुद अपना गुनाह कबूल कर ले। जब आरोपी अगर खुद अपना गुनाह कबूल कर ले कि मैंने ये अपराध किया, तो आप अपील नहीं कर सकते। बात नंबर 2, हाई कोर्ट, अगर सजा हाई कोर्ट ने दी है तो आप कोई अपील नहीं कर सकते। सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट, अगर सजा यहां से मिली है तो आप इस बात पर अपील नहीं कर सकते कि मैं निर्दोष हूं। आप केवल इस बात पर अपील कर सकते हैं कि सजा बहुत ज्यादा दे दी गई है, सजा की मात्रा या सजा कानून के हिसाब से गलत है। ठीक है, जबरदस्त बात कही है। एक तो यह है कि जो आरोपी है वो अपना गुनाह कबूल कर ले कि मैंने की है। ठीक है, तब आप अपील नहीं कर सकते। बात नंबर 2, हाई कोर्ट ने सजा दी हो तो आप अपील नहीं कर सकते। बात नंबर 3, सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट ने सजा दी हो, ठीक है, तो आप अपील कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि मैं निर्दोष हूं। आप ये बोलेंगे कि आपने सजा बहुत ज्यादा दी है, सजा की मात्रा पर या सजा कानून के हिसाब से आपने गलत दी है। छोटे मामलों में अपील न होना। कानून मानता है कि बहुत छोटे मामलों में ऊपरी अदालतों का समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, इसलिए इन मामलों में अपील की अनुमति नहीं है। कौन से मामले हैं ये? हाई कोर्ट का फैसला, अगर सजा 3 महीने से कम की जेल या 1000 रुपए तक का जुर्माना हो या दोनों हो तो इसमें अपील नहीं होगी भाई। सेशन कोर्ट का फैसला, ये हाई कोर्ट के फैसले की बात है। अब सेशन कोर्ट का फैसला, अगर सजा 3 महीने से कम की जेल या 200 रुपए तक का जुर्माना हो या दोनों हो तो आप नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, अगर केवल 100 रुपए तक का जुर्माना लगाया गया हो तो आप अपील नहीं कर सकते। समरी ट्रायल, ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट ने केवल 200 रुपए तक का जुर्माना लगाया है तो आप क्या नहीं कर सकते भाई? अपील नहीं कर सकते। ठीक है,
आगे बात करते हैं। तो समरी ट्रायल में अगर मजिस्ट्रेट ने 200 रुपये का, प्रथम वर्ग में अगर 100 रुपये का जुर्माना लगाया, और सेशन कोर्ट में 3 महीने से कम की जेल और 200 रुपये का जुर्माना, हाई कोर्ट में 3 महीने से कम की जेल और 1000 रुपये जुर्माना लगाया है, तो आप अपील नहीं कर सकते। कुछ जरूरी बातें अपवाद। अक्सर लोग सोचते हैं कि इन वजहों से अपील की जा सकती है, लेकिन कानून कहता है कि इन आधारों पर मामला बड़ा नहीं बन जाता। अगर जुर्माने के साथ शांति बनाए रखने का बॉन्ड भरवाया गया हो, अगर यह कहा गया कि जुर्माना न भरने पर जेल होगी, अगर एक ही केस में कई छोटे छोटे जुर्माने लगाए हैं लेकिन उनका कुल योग ऊपर बताए गए लिमिट जैसे 100 या 200 से ज्यादा नहीं है, तो आप अपील नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं, अपील का उपशमन कब होगा। अपील का उपशमन सुनने में बहुत भारी शब्द है, लेकिन इसका सीधा और सरल शब्द है भी, अपील का खत्म हो जाना या दम तोड़ देना कब होगा। आमतौर पर जब अपील करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कानूनी कार्रवाई का क्या होता है, यही इस धारा में बताया गया है। इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 435 के आधार पर आसान पॉइंटों में देखते हैं। अपील कब खत्म हो जाती है, आरोपी की मौत पर। अगर सरकार ने किसी को सजा दिलवाने या सजा बढ़वाने के लिए अपील की थी, धारा 418 और 419 के तहत, और उस दौरान आरोपी की मृत्यु हो जाती है, तो अपील अपने आप खत्म हो जाएगी। मरे हुए इंसान को तो सजा दी नहीं जा सकती, इसलिए अपील क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अपील करने वाले यानी कि अपीलार्थी की मौत हो गई। अगर किसी दोषी व्यक्ति ने अपनी सजा के खिलाफ अपील की थी और फैसला आने से पहले उसकी मौत हो गई हो, तो वह अपील खत्म मान ली जाएगी। वह स्थिति जब अपील खत्म नहीं होती, अपवाद है भाई इसका। कानून में कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां व्यक्ति के मरने के बाद भी अपील जारी रहती है। जुर्माने का मामला, अगर अपील केवल जुर्माने के खिलाफ थी तो अपीलार्थी की मौत के बाद भी अपील खत्म नहीं होगी। क्योंकि जुर्माना उसकी संपत्ति से वसूला जा सकता है, इसलिए कोर्ट को फैसला सुनाना जरूरी होता है कि जुर्माना सही था या गलत। निकट रिश्तेदारों द्वारा अपील जारी रखना, अगर सजा मौत की या जेल की है और अपील करने वाले की मौत हो जाती है, तो उसके निकट रिश्तेदार जैसे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन कोर्ट में अर्जी दे सकते हैं कि वे इस अपील को जारी रखना चाहते हैं। मकसद ताकि मरने वाले व्यक्ति के नाम पर लगा अपराधी का कलंक धोया जा सके। ठीक है, आगे बात करते हैं। जरूरी शर्त और समय, 30 दिन का समय भी। रिश्तेदार को अपीलार्थी की मृत्यु के 30 दिन के भीतर कोर्ट में आवेदन करना होगा। अगर कोर्ट इजाजत देता है तो अपील चलती रहेगी। देरी होने पर, जैसा कि आपने एसडी कामेश्वर राव केस का जिक्र किया, अगर कोई बिना किसी ठोस कारण के बहुत सालों बाद, जैसे 10 साल बाद आवेदन करता है, तो कोर्ट उसे खारिज कर देगा। कानून सतर्क रहने वालों की मदद करता है, सोने वालों की नहीं। इंसान मर गया, केस खत्म। जुर्म का केस है, जुर्माने का केस है, केस चलता रहेगा। इज्जत का सवाल है, घर वाले 30 दिन में अर्जी देकर जारी रख सकते हैं। आगे बात करते हैं, अपील न्यायालय की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। अपील न्यायालय का मतलब होता है वह बड़ी अदालत जो निचली अदालत के फैसलों को दोबारा जांच करती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 427 जज साहब को यह ताकत देती है कि वे जरूरत पड़ने पर निचली अदालत के फैसलों को पूरी तरह बदल सकते हैं। ठीक है भाई, इसे 2 स्थितियों में बहुत आसानी से समझते हैं। जब आरोपी की रिहाई के खिलाफ अपील हो, यानी कि जब आरोपी रिहा कर दिया गया छोटी अदालत द्वारा, तो उसके खिलाफ अपील हो गई। अगर निचली अदालत ने किसी को बेगुनाह छोड़ दिया और उसके खिलाफ अपील हुई है, तो बड़ी अदालत ये 5 काम करती है। अपील खारिज कर सकती है। अगर कोर्ट को लगे कि निचली अदालत का फैसला सही था, तो वह अपील को रद्द कर सकती है। फिर फैसला पलटना, बेगुनाह छोड़े गए व्यक्ति को दोषी करार दे सकती है।
सजा सुनाना, दोषी ठहराने के बाद उसे कानून के हिसाब से सजा दे सकती है। दोबारा जांच हुई, अगर सबूत कम है तो कोर्ट कह सकता है कि इस मामले की फिर से गहराई से जांच की जाए। दोबारा विचारण, कोर्ट मामले को फिर से सुनने के लिए भेज सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब आरोपी की सजा के खिलाफ अपील हो गई, ठीक है, यानी कि सजा मिल गई, उसके खिलाफ अपील हो, तो क्या होगा? रिहा कर देना। निचली अदालत के फैसले को पलटकर आरोपी को बेगुनाह मानकर छोड़ सकती है। सजा में बदलाव, जज साहब सजा को कम कर सकते हैं या उसके स्वरूप को बदल सकते हैं, जैसे कठिन कारावास को साधारण कारावास में बदलना। निष्कर्ष बदलना, कोर्ट यह कह सकता है कि व्यक्ति ने अपराध ए नहीं बल्कि अपराध बी किया है और उस हिसाब से सजा तय कर सकता है। फिर से सुनवाई, अगर लगता है कि पुरानी ट्रायल में कोई बड़ी गलती हुई है तो कोर्ट फिर से विचारण का आदेश दे सकता है। अन्य शक्तियां भी, सजा कम या ज्यादा करने के अलावा भी कुछ अधिकार। सजा बढ़ाना भी, अगर सरकार को सजा बढ़ाने की अपील की है सरकार ने तो कोर्ट सजा को बढ़ा भी सकता है, लेकिन इसके लिए आरोपी को अपनी बात रखने का मौका देना जरूरी है। अतिरिक्त सबूत भाई, अगर कोर्ट को लगता है कि इंसाफ के लिए कोई नया सबूत देखना जरूरी है तो धारा 432 के तहत नए गवाह या सबूत मंगवा सकता है। अपील कोर्ट एक सुपरवाइजर की तरह है, उसके पास फैसला बरकरार रखना, फैसला पलटना, सजा घटाना बढ़ाना या फिर केस से शुरू करवाने की पूरी ताकत होती है। आगे चर्चा करते हैं। निर्देश क्या है भाई? निचली अदालत का हाई कोर्ट से सलाह मांगना क्या है भाई? निर्देश है। निचली अदालत जो हो हाई कोर्ट से सलाह मांगती है उसको क्या बोलते हैं? निर्देश। जब किसी छोटी अदालत जैसे मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट के सामने कोई ऐसा पेचीदा कानून सवाल आ जाता है जिसे सुलझाना उसके बस की बात नहीं है तो वह उस सवाल को रेफरेंस के तौर पर हाई कोर्ट भेज सकते हैं। निर्देश कब किया जाता है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 436 के अनुसार निचली अदालत हाई कोर्ट को मामला तब भेजती है जब, कब भेजती है? कानून की वैधता पर सवाल हो। जज साहब को लगे कि जिस कानून यानी कि अधिनियम या अध्यादेश के आधार पर फैसला होना है वह शायद संविधान के खिलाफ है या अब लागू नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला न हो, उस कानून के बारे में पहले से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कोई साफ फैसला न सुनाया हो, तब भेज सकती है। रिहाई मांग सकती है हाई कोर्ट से। केस के लिए जरूरी हो, उस कानूनी सवाल का जवाब मिले बिना केस का फैसला करना मुमकिन न हो। इसकी प्रक्रिया क्या होगी? जज की राय। निचली अदालत के जज साहब को खुद यह महसूस होना चाहिए कि कानून में कोई गड़बड़ है। बात नंबर 2, रिपोर्ट तैयार करना। जज साहब मामले के तथ्यों और अपनी राय को लिखकर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं भाई। हाई कोर्ट भेजना, उस रिपोर्ट को हाई कोर्ट के पास अंतिम फैसले के लिए भेज दिया जाता है। सेशन कोर्ट या महानगर मजिस्ट्रेट की विशेष पावर, धारा 436 की उपधारा 2। अगर मामला सेशन कोर्ट या महानगर मजिस्ट्रेट के पास है तो वे कानून की वैधता के अलावा भी किसी विधि प्रश्न पर हाई कोर्ट के मार्गदर्शन मांग सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि उस सवाल का जवाब मिलना केस के लिए बहुत जरूरी है। निर्देशन क्यों जरूरी है? निर्देश क्यों जरूरी है? सॉरी, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि देश में कानून व्यवस्था सही और एक जैसी रहे। अगर एक छोटी अदालत को लगता है कि कोई कानून गलत है तो वह उसे खुद रद्द नहीं कर सकती, क्योंकि यह पावर केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसलिए वह बड़े कोर्ट से कहती है, हजूर आप ही बताइए कि इस कानून का क्या करना है। कौन मांग सकता है? निचली अदालतें मांग सकती हैं, राय ले सकती हैं। ठीक है, किससे मांग सकती हैं? हाई कोर्ट से। क्या कानून की सही व्याख्या या उसकी क्या है वैधता पर सलाह। क्यों? ताकि गलत या पुराने पढ़ चुके कानून के आधार पर किसी को सजा न हो।
आगे बात करते हैं। पुनरीक्षण क्या है भाई? पुनरीक्षण को एक सरल भाषा में समझे तो यह बड़ी अदालत द्वारा छोटी अदालत के काम की क्वालिटी चेक करना है। ठीक है। निर्देशन का मतलब क्या है? निर्देश का मतलब क्या है कि छोटी अदालतें बड़ी अदालत से क्या मांगेगी? राय मांगेगी कानून के ऊपर। ठीक है। और जो पुनरीक्षण क्या है? ये बड़ी अदालतें छोटी अदालतों के काम की क्या क्वालिटी चेक करेंगी। जब हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट को लगता है कि उनके नीचे काम करने वाली किसी अदालत ने कोई फैसला सुनाने में या कार्रवाई करने में कोई कानूनी गलती की है, तो वे उस रिकॉर्ड को क्या कर सकती हैं? मंगवाकर उसे सुधार सकती हैं। ठीक है। तो रिकॉर्ड को क्या कर सकती हैं? सुधार सकती हैं। पुनरीक्षण का असली मतलब क्या है? पुनरीक्षण का उद्देश्य यह देखना है कि छोटी अदालत ने जो फैसला दिया है या जो प्रक्रिया अपनाई है वह शुद्ध है या नहीं, वह लीगल है या नहीं, वैध है या नहीं, वह उचित है या नहीं, वह नियमित यानी कि रेगुलर है या नहीं। ठीक है। कौन कर सकता है और किसका कर सकता है? कौन? केवल उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सेशन न्यायालय के पास यह शक्ति होती है भाई। किसका कर सकते हैं? उनके इलाके में आने वाले किसी भी निचली अदालत, लोअर कोर्ट जैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट की कार्रवाई का कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें प्रक्रिया रिकॉर्ड मांगना भाई। बड़ी अदालत खुद से या किसी की अर्जी पर निचली अदालत से केस की पूरी फाइल अभिलेख मांग लेती है कि पूरी फाइल भेजो। जांच करना, जज साहब फाइल को पढ़ कर देखते हैं कि क्या कानून का पालन सही से हुआ है। रोक टोक। फाइल मांगते समय बड़ी अदालत यह आदेश दे सकती है कि निचली अदालत की सजा को फिलहाल रोक दिया जाए, और अगर आरोपी जेल में है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए। अपील और जो पुनरीक्षण में क्या फर्क होता है? अपील यह आपका हक है, इसमें आप पूरे केस को दोबारा सुनने की मांग करते हैं। लेकिन पुनरीक्षण जो होता है यह आपका हक नहीं है, बल्कि कोर्ट की अपनी शक्ति है। यह केवल तब होती है जब कोई कानूनी गड़बड़ी या प्रक्रिया की गलती हुई हो। यह जरूरी नियम है। अगर किसी आदेश के खिलाफ अपील का रास्ता खुला है तो आप पुनरीक्षण की अर्जी नहीं दे सकते। अगर किसी आदेश के खिलाफ अपील का रास्ता खुला है तो पुनरीक्षण की अर्जी नहीं दे सकते आप। अगर आपने एक बार सेशन कोर्ट में पुनरीक्षण की अर्जी दे दी तो उसी मामले को लेकर दोबारा हाई कोर्ट में पुनरीक्षण नहीं डाल सकते। ठीक है। पुनरीक्षण का मतलब है बड़ी अदालत द्वारा यह पक्का करना कि छोटी अदालत ने कानून के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं किया। आगे बात करते हैं। आपराधिक मामलों में अंतरण के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में उपबंधित प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। मामलों का अंतरण यानी कि मामलों का ट्रांसफर। किसी केस को एक अदालत से हटाकर दूसरी अदालत में भेजना क्या है? मामलों का अंतरण है। अक्सर ऐसा तब किया जाता है जब किसी को लगे कि उसे उस कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा या फिर गवाहों और पक्षकारों के लिए वह कोर्ट बहुत दूर या असुविधाजनक है। केस ट्रांसफर अंतरण क्यों किया जाता है? ठीक है। कोर्ट किसी केस को दूसरी जगह तब भेजता है जब निष्पक्ष सुनवाई के लिए। अगर आरोपी को डर हो कि जज साहब या वहां का माहौल उनके खिलाफ है और उसे न्याय नहीं मिलेगा, जैसे मेनका गांधी केस बनाम राम जेठमलानी केस में। ठीक है। सुविधा के लिए भी अगर गवाहों या पक्षकारों को उस शहर में आने जाने में बहुत परेशानी हो तो ट्रांसफर हो सकता है। न्याय के हित में अगर कोई बहुत
कि जटिल कानूनी सवाल हो जिसे बड़ी अदालत में सुना जाना जरूरी है तो ट्रांसफर किया जाता है। किसके पास क्या शक्ति है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 3 स्तरों पर केस ट्रांसफर की शक्ति दी गई है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को धारा 446 में, सुप्रीम कोर्ट सबसे पावरफुल है। यह न्याय के लिए भाई एक राज्य के हाई कोर्ट से केस निकालकर दूसरे राज्य के हाई कोर्ट में भेज सकता है। ठीक है भाई। एक राज्य की निचली अदालत जैसे सेशन कोर्ट से निकालकर दूसरी राज्य की अदालत में भेज सकता है। उदाहरण, यदि कोई केस हरियाणा में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट को लगे कि वहां निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी तो वह उसे पंजाब या दिल्ली ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है धारा 446 की अंतर्गत। अब हाई कोर्ट के पास कौन सी पावर होती है? धारा 447 के अंतर्गत हाई कोर्ट अपने राज्य के अंदर कहीं भी केस ट्रांसफर कर सकता है। अपने राज्य की एक निचली अदालत से केस लेकर दूसरे निचली अदालत को दे सकता है। किसी केस को खुद सुनने के लिए अपने पास मांग सकता है। एक सेशन कोर्ट से केस लेकर दूसरे सेशन कोर्ट को भेज सकता है। अब सेशन कोर्ट को क्या अधिकार है? धारा 448 में सेशन कोर्ट की ताकत उसके अपने जिले तक सीमित होती है भाई। ठीक है, यह अपने जिले के अंदर एक मजिस्ट्रेट कोर्ट से केस निकालकर दूसरे मजिस्ट्रेट कोर्ट को भेज सकता है। ठीक है, तो सेशन कोर्ट की ताकत जिले तक होती है। आगे बात करते हैं, आवेदन कौन कर सकता है भाई? अब जो केस ट्रांसफर का, अटॉर्नी जनरल या सरकारी वकील सरकार की तरफ से। पक्षकार कौन है? जिस व्यक्ति का केस चल रहा है, आरोपी या पीड़ित, कर सकते हैं अपील। कोर्ट खुद भी है, अगर जज साहब को खुद लगेगी ट्रांसफर जरूरी है तो वो खुद भी कर सकता है कोर्ट। झूठी अर्जी पर जुर्माना, कानून यह भी देखता है कि अगर कोई केवल कोर्ट का समय बर्बाद करने या केस को लटकाने के लिए झूठी ट्रांसफर अर्जी डालता है तो कोर्ट उस पर जुर्माना भी लगा सकती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज सकता है हाई कोर्ट के फैसलों को हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट जिला एक जिले से दूसरे जिले में भेज सकता है केस को। सेशन कोर्ट एक मजिस्ट्रेट साहब से दूसरे मजिस्ट्रेट न्यायालय में भेज सकता है जिले के अंदर। आगे बात करते हैं, आगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान करने के लिए परिसीमा काल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। परिसीमा काल का मतलब है केस दर्ज करने या कोर्ट द्वारा उस पर कार्रवाई संज्ञान करने की सीमा। अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी भी अपराध की रिपोर्ट कभी भी लिखवाई जा सकती है, लेकिन कानून यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 513 से 519 तक कहता है कि छोटे अपराधों के लिए एक निश्चित समय के बाद कोर्ट उस पर ध्यान नहीं देगा। इसका मकसद यह है कि मामले सालों तक लटकने न रहे भाई और जल्दी से जल्दी निपटे भाई। अपराध के हिसाब से समय सीमा भाई, धारा 514 कानून ने सजा के आधार पर 3 समय सीमाएं तय की है। 6 महीने की सीमा, यदि अपराध ऐसा है जिसमें सिर्फ जुर्माना लगता है, जेल नहीं, तो उस अपराध का संज्ञान घटना के 6 महीने के भीतर ही लिया जाना चाहिए। ठीक है, जुर्माना लगता है, जेल नहीं, तो उसमें क्या है 6 महीने के अंदर ही लिया जाना चाहिए। धारा 514 बोलती है। 1 साल की सीमा भाई, यदि अपराध की सजा 1 साल से कम की जेल है तो साल के भीतर कोर्ट को उस पर कार्रवाई शुरू करनी होगी भाई। ठीक है, तो 6 महीने के भीतर क्या लिया जाएगा भाई? संज्ञान लिया जाएगा। और 1 साल की सीमा है, अगर अपराध की सजा 1 साल से कम की है तो 1 साल के भीतर। 3 साल की सीमा, यदि अपराध की सजा 1 से 3 साल तक की जेल है तो कोर्ट 3 साल के भीतर संज्ञान ले सकता है। ठीक है, अगर किसी अपराध की सजा 3 साल से ज्यादा है तो उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। ऐसे गंभीर मामलों में कोर्ट कभी भी संज्ञान ले सकता है।
ठीक है, आगे बात करते हैं। समय की गिनती कब से शुरू होती है? आमतौर पर घड़ी तब टिक टिक करना शुरू करती है जब जिस दिन अपराध हुआ हो, तो वहां से शुरू होगी, जिस दिन अपराध हुआ, या जिस दिन पीड़ित को पता चले कि अपराध हुआ है, या जिस दिन पुलिस को पता चले कि अपराधी कौन है। क्या समय सीमा बढ़ाई जा सकती है? धारा 519 क्या बोलती है? हाँ, अगर कोई वाजिब कारण हो तो जज साहब इस समय सीमा को बढ़ा भी सकते हैं। इसे विलंब की माफी कहते हैं। कोर्ट ऐसा तब करता है जब उसे लगता है देरी किसी ठोस कारण से हुई है, जैसे पीड़ित बहुत बीमार था। न्याय के हित में ऐसा करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो धारा 519 में समय सीमा विलंब की माफी है। समय सीमा का फायदा क्या है? जल्द न्याय भी, पुलिस और पीड़ित दोनों पर दबाव रहता है कि वे जल्दी कार्रवाई करें। ठीक है, सबूतों की सुरक्षा भी, पुराने मामलों में गवाह भूल जाते हैं और सबूत मिट जाते हैं। ठीक है, मानसिक शांति, किसी व्यक्ति पर छोटी सी बात के लिए पूरी जिंदगी केस की तलवार नहीं लटकी रहनी चाहिए। सिर्फ जुर्माना 6 महीने, 1 साल तक की सजा, 1 साल वही 1 साल में संज्ञान लेना होगा। 3 साल तक की सजा 3 साल, और 3 से ज्यादा की कोई भी समय सीमा नहीं है, नो लिमिट, कभी भी केस हो सकता है। परिसीमा काल के प्रारंभ, अपवर्जन एवं विस्तार से संबंधित उपबंधों का उल्लेख कीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 515, 516, 519 परिसीमा काल के बारे में बात करती है। इसका आसान मतलब यह है कि किसी अपराध की रिपोर्ट या कोर्ट में केस करने की एक समय सीमा होती है। अगर वह समय सीमा निकल जाए तो केस दर्ज नहीं हो पाता, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। आइए देखते हैं परिसीमा काल कब से शुरू होगा। भाई धारा 515 क्या बोलती है? अपराध के दिन से। भाई ठीक है, जिस दिन अपराध हुआ उसी दिन से घड़ी टिक टिक करना शुरू कर देती है। उसी दिन से क्या है? समय लगना शुरू हो जाता है। जानकारी मिलने के दिन से, अगर अपराध का पता ही नहीं चला, जैसे चोरी हुई पर पता बाद में चला, तो जिस दिन पीड़ित व्यक्ति या पुलिस को पहली बार पता चला उस दिन से समय गिना जाएगा। अपराधी की पहचान होने के दिन से, अगर यह नहीं पता कि अपराध किसने किया, तो जिस दिन पहली बार अपराधी की पहचान होगी उस दिन से समय शुरू होगा। ठीक है, एक खास बात, जिस दिन से गणना शुरू होती है उस पहले दिन को गिनती में शामिल नहीं किया जाता, उसे छोड़ दिया जाता है। कौन सा समय गिनती में नहीं आएगा? धारा 300, धारा 516, धारा 517। कभी कभी कुछ समय को डिस्काउंट की तरह छोड़ दिया जाता है, यानी उस समय की परिसीमा काल में नहीं गिना जाता। सद्भावना में की गई कानूनी कार्रवाई, अगर अपराधी के खिलाफ आप किसी दूसरे कोर्ट में केस लड़ रहे थे जो गलत कोर्ट था भाई, या जहां कार्रवाई चल नहीं सकी भाई, और आप वहां पूरी ईमानदारी से केस लड़ रहे थे, तो वहां जितना समय बर्बाद हुआ उसे कुल समय में घटा दिया जाएगा। ठीक है, उसे कुल समय में से घटा दिया जाएगा। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। 15-16 बात करती है, बात 16-17 सॉरी 516-17। देरी होने पर भी केस कब चलेगा? धारा 519। यह धारा कोर्ट को एक स्पेशल पावर देती है, अगर समय सीमा खत्म भी हो जाए तब भी कोर्ट केस स्वीकार कर लेता है अगर उचित कारण हो। अगर कोर्ट को समझा दें कि देरी क्यों हुई, जैसे आप बहुत बीमार थे या जेल में थे। न्याय के हित में भी, अगर कोर्ट को लगता है कि अपराध इतना गंभीर है कि उसे सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि समय बीत गया है, तो कोर्ट देरी को माफ कर सकता है। सारांश की बात करते हैं। समय कब शुरू होगा? धारा 515, घटना, जानकारी या अपराध की पहचान पर समय शुरू होगा। 516-17, कौन सा समय घटाया जाएगा अगर आप पहले कहीं और या केस लड़ रहे थे। धारा 519, देरी होने पर कोर्ट की पावर, अगर कारण सही है या न्याय के लिए जरूरी है तो कोर्ट केस ले लेगा। ठीक है, तो ये जो 3 क्लासें आपके समक्ष रखी गई, लगभग प्रश्न इनमें से बन जाएंगे। आज के लिए इतना ही।
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। और जहां तक संभावना है आपको इन्हीं क्लासों से प्रश्न मिल जाएंगे कल के एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।